जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर यूनियन वर्कर जनाब सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब। इनसे हम जानेंगे कि यूटिलिटी स्टोर के जो वर्कर्स हैं वो किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं, गवर्नमेंट से इनकी क्या मुतालबात हैं और गवर्नमेंट यूटिलिटी स्टोर को क्यों बंद करना चाह रही है। इस हवाले से जो भी तफसीलात हैं वो हम इनसे जानेंगे। सर, आप हमें बताएं कि ये जो जिस तरह से आज तमाम यूटिलिटी स्टोर के वर्कर सरापा एहतजाज हैं और आप लोगों ने इस्लामाबाद में धरना दिया है, ये बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, हमारे नाजरीन को आप बताएं कि ये मामला कैसे शुरू हुआ और ये गवर्नमेंट क्यों इसको बंद करना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए जी, तफसीली कहानी तो लंबी है, लेकिन जो गुज़िश्ता साल अगस्त में जो है एक फैसला किया गया अचानक, पहले जून में जो बजट था उसमें 60 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई अवाम के लिए और इस इदारे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई और जो हमारा इकनॉमी सर्वे होता है उसमें भी इसको अवाम की लाजिम करार दिया गया और उसके लिए 60 अरब रुपए की सब्सिडी रखी अवाम के लिए। लेकिन 18 अगस्त 2024 को यकदम वो सब्सिडी रोक दी गई और एक इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से लगा कि यूटिलिटी स्टोर में करप्शन है और इस वजह से हम इस इदारे को बंद करना चाह रहे हैं, इससे हम जान छुड़ाना चाह रहे हैं। उसके बाद ये सिलसिला चला और हम उस वक्त भी आए मैदान में कि अगर करप्शन है तो आप करप्शन की इंक्वायरी कराएं, जिन लोगों ने करप्शन की है वो करप्ट लोगों को सजा दी जाए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप करप्शन का इल्ज़ाम लगा के एक ऐसे इदारे को बंद कर दें जो मुल्क की सोशल सेफ्टी नेट का किरदार अदा करता है। तो उस वक्त हम 9 दिन यहाँ धरने में रहे और उसके बाद हमारे साथ जो मुज़ाकरात हुए उसमें ये वादा किया गया, पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात लाई गई। राना तनवीर साहब उस वक्त हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जी ना हम अदारे को बंद कर रहे हैं और ना ही किसी मुलाजिम को फारग किया जाएगा। इस चीज़ पर, इस वादे पर हमने 9 दिन का धरना ख़त्म किया कि ठीक है ये अदारा चलेगा, लेकिन वो मुनाफ़िकत थी के दिलों में। पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही गई बात से भी वो मुकर गए और फरवरी 2025 में हमारे तकरीबन 3000 के करीब डेली वेजेस मुलाजमीन को फारग कर दिया गया, जो कि कानून की नज़र में रेगुलर हैं। स्टैंडिंग आर्डर 1968 के तहत वो 15-20 साल से सर्विसेज कर रहे थे, कोर्ट्स ने उनको रेगुलर करार दिया हुआ था। उसके बाद हमारा ये सिलसिला इनके साथ चलता रहा। इन्होंने जानबूझकर हमारे एक चलते हुए इदारे को स्टोर्स बंद करना शुरू किए और इन्होंने जो तरीकाकार होता है वो करना शुरू किया। फिर 2 जून को उन्होंने हमारे कुछ तकरीबन 2000 के करीब कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन को भी निकाल दिया। बहरहाल हमारी इनसे बातचीत चलती रही। हमारा मुतालबा यही रहा कि आप इंक्वायरी करवाएं, अगर कोई करप्शन इसमें है तो फिर बेशक उनको सजा दी जाए। एक ऐसा अदारा जो 54 साल से इस मुल्क में लोगों को एक सहूलत फराहम कर रहा है। देखिए, जैसे इस मुल्क में फौज ज़रूरी है इस मुल्क की हिफाजत के लिए, जैसे इस मुल्क में पुलिस ज़रूरी है इस मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए, इसी तरह यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का भी एक रोल है कि इस मुल्क में ओपन मार्केट में मुनाफाखोरों, महंगाई फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ एक ढाल है। जब भी जिस मार्केट में यूटिलिटी स्टोर एक मौजूद होता है वहाँ 600 और दुकानें होती हैं तो उनके प्राइस स्टेबल होते हैं। जिस मार्केट के अंदर यूटिलिटी स्टोर नहीं होता वहाँ से प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दूं कि जब से यूटिलिटी स्टोर को जानबूझकर इसको क्रिटिसाइज़ करके इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के इसको कमज़ोर किया गया, इसके ऑपरेशंस को मफलूज किया गया, उसके बाद चीनी के रेट्स आपको मालूमात हैं। इस वक्त भी हमारे जो स्टॉक्स हैं उसमें 300 टन चीनी मौजूद है जिसका रेट जो है 164 रुपये है, लेकिन स्टोर्स बंद होने की वजह से वो सेल नहीं हो पा रहा और मार्केट का रेट आपके सामने है कि 213 रुपये तक चली जा चुकी है। हम ये समझते हैं कि जो करप्शन एक बहाना है, मेन चीज़ जो है इस ओपन मार्केट पर अपनी इजारादारी कायम करने के लिए चंद सनतकार सियासतदान इस इदारे को बंद करना चाहते हैं ताकि वो अपनी मर्जी के रेट ओपन मार्केट में लेकर आएँ और उसका फ़ायदा उठाएं। इस वक्त पूरे मुल्क में 109 शुगर्स मिल हैं जिसमें से 98 शुगर मिल वर्किंग में हैं और वो 98 की 98 शुगर्स मिल पार्लियामेंट में बैठे हुए सियासतदानों की हैं।
جس میں وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہیں, صدر پاکستان بھی شامل ہیں اور سارے لوگ شامل ہیں. تو چینی کا ریٹ یوٹیلٹی کو ایک دم بند کر کے اس کا فائدہ لیا گیا. جبکہ دیکھیں جب بھی ملک میں بحرانی کیفیت آئی, چاہے وہ چینی کی آئے, چاہے شوگر کی آئے, چاہے گھی کی آئے, یہاں تک کہ ایک یوریا کھاد کی آئی بحران آیا, تب بھی یوٹیلٹی سٹور کو استعمال کیا گیا. جبکہ یوریا کھاد ہمارے بیچنے والے آئٹم میں شامل نہیں تھا, لیکن حکومت نے یہ ٹول موجود تھا, ہر کریا بازار یہ تھا, تو اس کا فائدہ اٹھایا اور کھاد سستے داموں لوگوں کو دی گئی. آٹے کا بحران جب آتا ہے آپ لوگ اس کو کور بھی کرتے ہیں, یوٹیلٹی سٹور استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جی, یہی ادارہ جو ہے واحد ٹول ہے ہمارے ملک میں فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے. زلزلے آئے, یوٹیلٹی سٹور فوج کے شانہ بشانہ, سیلاب آئے, یوٹیلٹی سٹور موجود, کرونا تھا, پورے پاکستان سٹک ہوا تھا, یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی جو ہے 10-10 فٹ دور بٹھا کے ایک عام مریض کو دیکھا کرتے تھے. یوٹیلٹی سٹور کے ٹائمنگ بڑھائے گئے, اس ٹائم میں 18 گھنٹے لوگوں نے ڈیوٹیاں کی. اور ظاہر ہے کہ جب پیسے کا لین دین ہوتا ہے تو اس کے ذریعے, اور ہمیں نہ کوئی سینیٹائزر پرووائڈ کیا گیا, نہ ہمیں کوئی ایسا حفاظتی اقدامات کیے گئے, اور ہم نے وہ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کی. جہاں تک گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ادارہ لاس میں ہے, تو 1971 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی, اور اس کے بعد سے آج تک اس ادارے کے آپریشنل اخراجات کے لیے, ہمارے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے قومی خزانے سے 1 روپیہ جاری نہیں ہوا. اوپن ہم چیلنج کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اوپن ڈیبیٹ کریں, ہمیں قائل کریں اس بات پر کہ ان کا کہاں لاس ہوا ہے. رہ گئی جو بات سبسڈی کی ہوتی ہے, تو سبسڈی یہ ہمارا احسان ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے گڈ ول کے لیے عوام کو سبسڈی دیتی ہے, اور وہ سبسڈی کے لیے ہمیں سروسز چارجز نہیں دیے جاتے, بلکہ ہم اپنے ہی تنخواہ کے اندر رہتے ہوئے وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. بلکہ اس کا فائدہ ہونے کے بجائے یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے آپریشن کو بہت ساری لاسز ہوتے ہیں.